अस्सलाम वालेकुम अरीबा, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। ठीक है। अरीबा, लास्ट सेशन के बाद आपका वीक ओवरऑल कैसा रहा? मैं सिर्फ मूड की रेटिंग नहीं बल्कि ये भी आपसे समझना चाहती हूँ कि किस वक़्त आपको थोड़ा-सा मैनेजेबल लगा और किस सिचुएशन में नेगेटिव सोचें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई? वैसे तो मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा वी जो हफ़्ता गुज़रा है वो थोड़ा-सा वीक था क्योंकि मेरा 2 दिन मूड बहुत लो था। एक्चुअली ना घर में मेरी कज़िन की एंगेजमेंट की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था। सब लोग उसकी प्रिपरेशंस डिस्कस कर रहे थे। मैं कुछ देर उनके साथ बैठी लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत हेवी हो गया और फिर वही मैं अपने रूम में वापस चली गई। हुँ, ठीक है, यानी फैमिली की कन्वर्सेशन है आपकी एंगेजमेंट और उसके बाद एंड की तरफ वापस ले गए और आपने शुरू में सिचुएशन में रहने की कोशिश तो की थी, लेकिन जब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप रूम में चली गईं और उसके बाद आपका मूड लो हुआ। तो आप मुझे बताएँगी आपका मूड कितनी देर तक लो रहा? ऑलमोस्ट पूरा दिन मैं रूम में जाकर मतलब मुझे रोना भी आ रहा था, मैं रोई भी थी, फिर मुझे लगा कि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और मेरी लाइफ वहीं रुक गई है। हुँ, हुँ, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रही हूँ अरीबा। यानी आपके लिए वो सिर्फ़ कज़िन की मतलब खुशी की कन्वर्सेशन नहीं थी, बल्कि उसने आपका अपना लॉस, आपका रिजेक्शन और आपके फ्यूचर का डर सब कुछ एकदम से याद करवा दिया और इसलिए इमोशनल रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि आप वो जगह ही छोड़ के अपने रूम में चली गईं, मैं समझ रही हूँ। अच्छा अरीबा, आज ओवरऑल मूड अगर मैं पूछूँ 0 से 10 तक अगर आप रेट करें तो कितना है? मूड बहुत लो है या बस ठीक है? अगर मैं लो है 7। और जब आप कज़िन की एंगेजमेंट वाली सिचुएशन याद करती हैं, तो उस टाइम आपका मूड कितना लो था? उस वक़्त 9 था और अब भी याद करूँ तो मतलब 9 से ज़्यादा ही है, मतलब 9 के पास-पास ही है 8 तक। मतलब उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया। जी। ठीक है। अरीबा, इस वीक आपने अपने आप को हार्म करने या ज़िंदगी को ख़त्म करने का कोई ऐसा सीरियस थॉट, प्लान या कोई इंटेंशन वग़ैरह आया आपको? उम, नहीं कोई प्लान तो नहीं आया लेकिन बस उस दिन लगा था कि मेरी लाइफ़ की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है। यानी आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ़ का डायरेक्शन नहीं है, आपकी होपलेसनेस को शो करता है, इसलिए हम उसे लाइटली नहीं लेंगे अरीबा। सेफ्टी के हवाले से ये अच्छा है कि आपने कोई भी प्लान या इंटेंशन वग़ैरह नहीं। अगर कभी ये थॉट्स स्ट्रॉन्ग हो या सीरियस हो तो हम आपका जो भी मैंने आपको सेफ्टी प्लान बनाया है, उसको आप फ़ॉलो करेंगी, ठीक है? ठीक है। अरीबा, हमने लास्ट सेशन में ये सीखा था कि किस तरह से सिचुएशन, थॉट्स और इमोशन एक दूसरे से अलग होते हैं और सिचुएशन अक्सर सिर्फ कोई ना कोई इवेंट होता है लेकिन माइंड उस इवेंट का एक ऐसा मीनिंग बना लेता है कि हमें वही सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है और हमें वही सिचुएशन की वजह से हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आज के होमवर्क में डिफरेंट सिचुएशन के हम थॉट्स को नोट करेंगे और आज हम पहले आपका रिकॉर्ड देखेंगे कि आपने किन-किन सिचुएशंस को अपनी थॉट शीट में रिकॉर्ड किया है। देन फिर हम अपने सेशन को आगे लेके चलेंगे। आज इसके अलावा कोई और चीज़ जो सेशन में आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिस्कस करना चाहती हैं? मैं ना इस बात को थोड़ा-सा समझना चाहती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट टूटने के बाद हर चीज़ का ब्लेम खुद पे क्यों देती हूँ मैं? मतलब मुझे पता है कि रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से लगता है कि मेरे में ही कोई मसला था, मेरे में ही कोई कमी थी। ठीक है, यानी आपको बार-बार ये थॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि एंगेजमेंट का टूटना इस बात का प्रूफ़ है कि आप में ही कोई ना कोई कमी थी। अरीबा, मुझे पता है ये चीज़ बहुत तकलीफ़देह है आपके लिए और हम इसको मैनेज करने के लिए आगे स्ट्रैटेजीज़ वग़ैरह यूज़ करेंगे। हम अपने सेशन को आगे लेके जाते हैं। आपने अपना मुझे थॉट रिकॉर्ड दिखाएँ जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था और आप उनमें कितनी सिचुएशंस को नोट कर पाईं? मैं ये थॉट रिकॉर्ड में मैंने ये मतलब आप कह रही हैं कि वो दिखाऊँ मैं? जी, कितनी आपने थॉट रिकॉर्ड में कितनी सिचुएशंस नोट की हैं? मैंने 3 सिचुएशंस पहली कज़िन की एंगेजमेंट वाली थी, दूसरी तब थी जब मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप प्लान कर रही है। तीसरी सिचुएशन में अम्मी ने कैजुअली कहा कि जब आप बेटर फ़ील करोगी तो हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे।
उहुँ, ठीक है, यानी तीनों सिचुएशन रिलेशनशिप और फ्यूचर के से रिलेटेड थी, यानी कज़न की एंगेजमेंट, फ्रेंड की मैरिड लाइफ और अम्मी का फ्यूचर के बारे में थोड़ा-सा मेंशन करना। ये तीनों सिचुएशन ने आपका जो भी लॉस था उसको एक्टिवेट किया। इनमें इमोशनली सबसे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन कौन-सी थी? उम, कज़न की एंगेजमेंट वाली, उस वक़्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लगा कि अगर मैं उसके लिए इनफ होती, तो मेरी भी एंगेजमेंट नहीं टूटती और मतलब आगे फर्दर अब मेरी शादी हो रही होती। उहुँ, ठीक है, यानी आपको उस टाइम पे लगा कि मैं इनफ नहीं हूँ और वो मेरी एंगेजमेंट अगर मैं इनफ होती तो वो नहीं तोड़ता। क्या ऐसा ही है? जी, ये अब ऐसे ही लगा, ये भी आया कि शायद मुझ में कोई ऐसी कमी है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही, और अगर एक पर्सन ने मुझे रिजेक्ट किया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी कोई मुझे चूज़ ना करे। ठीक है। यानी तो एक सिचुएशन तीनों लेवल की एक ही सिचुएशन में आपको डिफरेंट सोचें आई। पहले एंगेजमेंट की एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। आपने लिखा आपने बताया कि मैं इनफ नहीं हूँ, दूसरे अपने बारे में कंक्लूजन कि मुझ में ही कोई कमी है और तीसरा आपने फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन लिखी कि शायद कोई और भी मुझे चूज़ नहीं करेगा। ठीक है, इन सब में से सबसे ज़्यादा पेन किस थॉट की वज़ह से आपको फ़ील हुई? उम, अगर मैं बताऊँ कि सबसे ज़्यादा पेन मुझे किस थॉट की हुई, तो वो मैं इन वही यही कि अगर मैं इनफ होती तो वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ता, क्योंकि मुझे लगता है बाकी दोनों थॉट्स भी मतलब इससे ही रिलेटेड हैं। ठीक है, यानी आज हम इसी अपने मेन थॉट पर अरीबा काम करेंगे। जब थॉट आया था, आपको सिर्फ़ वर्ड सुनाई दिए थे या आपको अपनी उस थॉट से रिलेटेड कोई पुरानी मेमोरी भी ज़हन में आई थी? मुझे वो टाइम याद आया जब मुझे बताया गया था कि एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं होगी। मैंने अपने आप को उसी रूम में इमेजिन किया और फिर कज़न को खुश देखा। मुझे लगा कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक जा रहा है और मैं रिजेक्ट हो गई। ठीक है, यानी प्रेज़ेंट सिचुएशन के साथ पास्ट मेमोरी और कंपैरिज़न दोनों भी आपके एक्टिवेट हो गए। आप सिर्फ़ करंट कन्वर्सेशन नहीं सुन रही थीं, बल्कि आप अपने आप को इमोशनली उस पुरानी पेनफुल मोमेंट में वापस चली गईं। ठीक है अरीबा, उस थॉट पर आपका 0 से 100 तक कितना बिलीव था? बहुत ज़्यादा 95। ठीक है, और उसके साथ-साथ आपने इम इमोशनली कैसे फ़ील किया? बहुत उदास थी 90, आप कह लें। मुझे गिल्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा था। हुँ, 80, हुँ। 90 नाउमीदी थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी, 90 के करीब। ठीक है, और बिहेवियर में आपने क्या नोट किया? मैं रूम में चली गई, फ़ोन साइलेंट कर दिया और किसी से बात नहीं की। ठीक मैंने डिनर भी नहीं किया फैमिली के साथ। ठीक है अरीबा, और रूम में जाने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ मिला, ऐसा ही है? जी, मतलब रिलीफ़ क्या, मतलब मुझे लगा थोड़ा-सा, क्योंकि मुझे एंगेजमेंट की बात सुननी नहीं पड़ी। लेकिन बाद में मुझे और बुरा लगा, मतलब वो रिलीफ़ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उससे उस टाइम तो निकल आई, लेकिन बाद में मुझे ज़्यादा चीज़ें हो गईं कि मुझे लगा मैं दूसरों की खुशी भी हैंडल नहीं कर पा रही। जी, ठीक है। यानी थॉट्स ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस और शेम को बढ़ा दिया अपने से रिलेटेड, और आप अपनी सिचुएशन से निकल गईं, जिससे आपको फ़ौरन तो थोड़ी देर के लिए आपका स्ट्रेस कम हुआ, लेकिन फिर वो ही सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्रिटिसिज़्म बढ़ गया। ठीक है अरीबा, आज हम थॉट को इसी तरह इमोशनल मीनिंग के एग्ज़ामिन करेंगे। इस सेशन में हम पिछले सेशन में मैंने ऑटोमेटिक थॉट को आइडेंटिफ़ाई किया था आपके साथ। आज हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि हमारे माइंड में आने वाली बात को सिर्फ हम इसलिए फाइनल फैक्ट नहीं मान लेते क्योंकि हमें उस टाइम पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है कि यही बात सच है और यही हकीकत है। लेकिन अगर हम उस सोच को दो तरह से देखें ना, कि उस सोच से रिलेटेड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि वाकई सोच हकीकत है, और इसके अगेंस्ट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि सोच हकीकत नहीं हो सकती, इसका कोई और अल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में भी हम यही करेंगे कि जो भी आपकी थॉट है हम उसको चैलेंज करेंगे, हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं जो उस थॉट को सपोर्ट करती हैं और हमें कहती हैं कि ये वाकई हकीकत है, और इससे रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अगेंस्ट हैं और जो हमें बताती हैं कि थॉट हकीकत नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है?
जी, आ रही है। ठीक है। अरीबा, अब मैं आपको आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि आप में ही कोई कमी है और दूसरे आपकी लाइफ से आगे चले गए हैं। इसमें हम ये नहीं करेंगे कि मैं आपको कहूँ कि आप ज़रूरी इस बारे में पॉजिटिव सोचें। मुझे पता है कि एंगेजमेंट टूटना बहुत रियल है और आपकी पेन भी बहुत रियल है, लेकिन हम इसको सिर्फ फैक्ट की बेस पे देखेंगे। ठीक है। ठीक है। आज हम फ्यूचर पार्टनर की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस थॉट को सपोर्ट करने वाली आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम देख सकेंगे ये थॉट वाकई फैक्ट है या नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा रिबा, जब आप कहती हैं कि अगर मैं इनफ नहीं होती तो वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ता, तो आपके लिए इस थॉट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है? जब लोग कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है या आपको कोई और मिल जाएगा, तो मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है वो मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे। ठीक है। और बस यही। ठीक है, यानी आपके लिए उस रिलेशनशिप का कंटिन्यू ना करना डायरेक्टली ये शो करता है कि आप उसके लिए वैलिड नहीं थी और लोगों की क्रिटिसिज्म आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है इस थॉट के अगेंस्ट कुछ नहीं है, मतलब एंगेजमेंट उसने एंड की, अगर मैं उसके लिए इनफ होती तो वो क्यों एंड करता। हम्म। ठीक है। और और बस यही, अगेंस्ट तो कुछ नहीं मुझे लगता। नहीं, अभी मैं फ़िलहाल आपसे एविडेंस पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं। आपने जो कहा कि अगर मैं इनफ होती तो एंगेजमेंट नहीं तोड़ता, तो आपके लिए इस मतलब तो ये तो देखे ना, सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है ना कि उसने डिसीजन लिया, वो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। अगर वो मुझसे मतलब वो उसको मैं चाहिए होती, तो अगर मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होती तो वो रिश्ता बचाने की कोशिश करता। तो ये सब एविडेंस ही तो है। ठीक है, यानी आपके लिए उसका रिलेशनशिप कंटिन्यू ना करना डायरेक्टली ये शो करता है कि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं था और फिर आप इसे अपनी पर्सनल इनएडिक्वेसी के साथ कनेक्ट कर रही हैं, ऐसा ही है? ठीक है। जी, और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मैं एडजस्ट भी कर रही थी। इसके बावजूद मेरी एंगेजमेंट टूट गई, तो फिर मुझे और क्या रीज़न नज़र आएगा? ठीक है, यानी आपने अपने रिलेशनशिप में इमोशनली भी इन्वेस्ट किया, एडजस्ट करने की कोशिश की और अपने फ्यूचर भी इमेजिन किया। इसके बाद रिलेशनशिप का एंड होना नेचुरली ये फील आपको करवा सकता है कि आपके एफर्ट्स भी इनफ नहीं है। ठीक है। और कोई चीज़ जो आपके थॉट को सपोर्ट करती हो? जी, मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट पार्टनर नहीं हूँ। हम्म। ठीक है। और और अ, मैं अ, मैं अब भी सोचती हूँ कि शायद मैं ज़्यादा इमोशनल थी, शायद मैंने कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा रिएक्ट किया। कभी-कभी मैं उससे रीअश्योरेंस भी लेती थी कि सब ठीक है ना, हो सकता है वो मुझसे मतलब थक गया हो। ठीक है, यानी तो आप अपने कुछ बिहेवियर्स को भी एविडेंस के तौर पर देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बार-बार रीअश्योरेंस लेना कि सब ठीक तो है, या कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देना। जी। ठीक है। अ अरीबा, आपने इधर कहा है कि मैं एक वर्ड नोटिस कर रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आप यही कहना चाह रही हैं कि मैं परफेक्ट नहीं थी। यानी आपका स्टैंडर्ड ये लग रहा है आपके अकॉर्डिंग कि आप रिलेशनशिप के लिए इनफ होती तो आपसे इमोशनल रिएक्शन, इनसिक्योरिटी या मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मुझे चीज़ें बेटर हैंडल करनी चाहिए थी। ठीक है। ठीक है, एविडेंस फॉर में हमने ऑनेस्टली ये देखा है कि आपने कहा कि रिलेशनशिप उसने एंड किया, आप इमोशनली इन्वेस्टेड तो थी और फिर भी रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ। मैं इन चीज़ों की डिनाई नहीं कर रही, लेकिन अब हमें एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी देखना है। एक स्टेटमेंट है कि आपने कहा रिलेशनशिप में मुझसे भी मिस्टेक हुई होंगी, और दूसरा स्टेटमेंट आपने कहा कि रिलेशनशिप एंड होने का मतलब है कि मैं एज अ पर्सन इनफ नहीं हूँ। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? उम नहीं, सेम तो नहीं है, लेकिन मुझे इमोशनली तो ऐसे ही लगता है ना, सेम ही लगती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आपको इमोशनल लेवल पर रिलेशनशिप की डिफिकल्टी और अपनी टोटल वर्थ एक ही चीज़ से लग रही है, लेकिन अब हम इसी कनेक्शन को थोड़ा सा आगे देखते हैं।
रिबा हम अब दूसरी साइड की इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ या हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही कंक्लूजन अलो करती है। जैसे आपने कहा मैं इनफ नहीं थी। सबसे पहले क्या उसने आपको डायरेक्टली ये कहा था मैं एंगेजमेंट इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि आप में बुनियादी कमी है या फिर आप पार्टनर बनने के काबिल नहीं है? क्या उसने ऐसे बोला था आपको? नहीं एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं कहा था, लेकिन उसने रिलेशनशिप तो कंटिन्यू नहीं ना किया। बिल्कुल, रिलेशनशिप एंड करना एक फैक्ट है, लेकिन मैं इनफ नहीं हूँ उस फैक्ट की एक इंटरप्रिटेशन है। यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि इंटरप्रिटेशन जो है डेफिनेटली गलत है, आप जो भी सोच रही हैं वो गलत है। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या सिर्फ यही पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है? उम्म, हो मुझे तो ज़्यादातर यही लगता है ना, अगर कोई इंसान आपके साथ शादी नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि वो आपको इनफ नहीं समझता शादी के लिए। ठीक है रीबा, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो रिलेशनशिप को अपने लिए सूटेबल ना समझे। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सूटेबल नहीं और ये पर्सन ओवरऑल इनएडिक्वेट है, सेम कंक्लूजन है। वो ये भी तो समझ सकता था ना कि हम दोनों के लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या वो ये सोचता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए मुनासिब नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस है या सेम है ये? नहीं सेम नहीं है, लेकिन रिजेक्शन का वक़्त ऐसे डिफरेंस फ़ील नहीं होता, ये चीज़ नहीं हमें फ़ील होती। ठीक है, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर की। रिजेक्शन की फीलिंग इतनी पेनफुल होती है कभी-कभी कि माइंड रिलेशनशिप की स्पेसिफिक जो भी आउटकम है, उसको पर्सन की कंप्लीट वर्थ के साथ जो है ना वो डायरेक्टली लिंक कर देता है। अगर एक मैं आपको एग्जांपल दूँ, यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को एडमिशन ना दे, कि क्या ऑटोमेटिकली ये प्रूव करता है कि वो स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी फील्ड के लिए कैपेबल है या नहीं? किसी भी तो नहीं, लेकिन हो सकता है वो उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हो। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये आपको सिर्फ़ एक एज़ अ एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बताया है कि रिलेशनशिप एडमिशन प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ प्रिंसिपल सिमिलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफ़िक आउटकम मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप के आउटकम में सिर्फ़ एक पर्सन की वर्थ इन्वॉल्व्ड है या दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे दोनों लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ, या फिर इमोशन जो एक दूसरे के समझने होते हैं वो, या कम्युनिकेशन स्टाइल भी तो हो सकता है। कंपैटिबिलिटी हम ये भी तो देखते हैं ना कि रिलेशनशिप में दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं। और फैमिली के सर्कमस्टांसेस भी बाजुकात होते हैं कि दोनों फैमिलीज की आपस में नहीं बन पा रही होती, या फिर दूसरे पर्सन के अपने डिसीजन भी हो सकते हैं। तो आपके लिए ये मल्टीपल फैक्टर्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, तो क्या ये भी तो हो सकते हैं ना रिजेक्शन के पीछे? दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं और होते हैं, आई नो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा अच्छी होती, तो शायद वो फैक्टर्स ना मैटर करते। ठीक है। यानी ये थॉट कह रही है कि आपको इतना परफेक्ट होना चाहिए था कि रिलेशनशिप का हर दूसरा फैक्टर उसको ओवरकम कर देता। क्या रियलिस्टिकली एक पर्सन अकेला रिलेशनशिप का आउटकम पूरा 100% कंट्रोल कर सकता है? नहीं, एक पर्सन तो रिलेशनशिप तो 2 लोगों का होता है, तो एक ठीक तो नहीं है। कर सकता। ठीक है। फिर भी आप आउटकम की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सकती हैं? उम, पूरी, क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी। ठीक है। चलिए इसे हम पेपर पर देखते हैं। हम एक सर्कल बनाते हैं जो एंगेजमेंट के एंड के टोटल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 100%। अभी आपने मेंटली कितना परसेंट अपने ऊपर रखा हुआ है? 100 ही। ठीक है। और अगर हम ऑनेस्टली देखें तो क्या दूसरे पर्सन का डिसीजन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई परसेंटेज डिजर्व करती है या नहीं? उम, अगर हाँ जी, डिसीज़न उसने लिया था तो शायद तो उसका पार्ट भी है तो सही। तो यहाँ पर यही देखना इम्पोर्टेंट है कि दोनों लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन भी होना चाहती हैं। तो आपके नज़दीक ये दोनों फैक्टर्स मैटर करते हैं? जी। और कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप का भी आपके नज़दीक एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपके नज़दीक ये फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है? जी, ये दोनों फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है। और फैमिली या मौजूदा हालात, ये कितना इफ़ेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप को? उम, उनका भी रोल हो सकता है। ठीक है।
अब बस अगर आप 100 को डिफरेंट फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या पूरा 100% सिर्फ मेरी पर्सनल कमी को देना फेयर रहेगा? नहीं, जब मतलब इस तरह देखें हैं तो नहीं, शायद मैं अपना 30 या 35 रखूँगी, क्योंकि मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी। बाकी दूसरे पर्सन के डिसीज़न्स, उसकी कंपैटिबिलिटी और उसके सर्कमस्टांसेस को ही जाएगा, क्योंकि उसने ख़त्म की है एंगेजमेंट। ठीक है, तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन को ज़ीरो नहीं कर रही अभी भी और ना ही हुँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर्सन पर डाल रही हैं, बल्कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट कर रही हैं कि यानी आपने कहा कि आपसे इमोशनल रिएक्शंस भी हुई थी, तो क्या इमोशनल रिएक्शंस होना ऑटोमैटिकली इस बात का प्रूफ है कि पर्सन रिलेशनशिप के काबिल नहीं? नहीं, हर पर्सन इमोशनल हो सकता है, और शायद मैं ज़्यादा थी। हुँ, हो सकता है कि आप कुछ सिचुएशन में ज़्यादा रिएक्टिव हुई हों, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही। इस स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में बैलेंस्ड कंक्लूजन क्या हो सकता है? इसके बारे में यही कि मुझे इमोशनल रेगुलेशन या कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी चाहिए थी। एग्ज़ैक्टली। और एक्सट्रीम कंक्लूजन क्या हो सकता है? वही कि मैं इनफ नहीं हूँ। हुँ, और क्या मुझे एक स्किल इम्प्रूव करनी है या फिर मुझे पूरी पर्सनैलिटी में ही बुनियादी कमी है? ये सेम बात है आपके लिए? उम, नहीं, पहली चीज़ चेंज हो सकती है, दूसरी तो बहुत फाइनल सी लगती है। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। अरीबा बिहेवियर बहुत स्पेसिफ़िक और चेंजेबल होते हैं, लेकिन हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को अगर देखें तो हम उसको 100% शिफ्ट नहीं कर सकते। ना हम किसी को कह सकते हैं कि आप 0 से 100 तक बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाएँ, ना हम किसी को कहते हैं कि आप 100 से 0 तक पूरा वापस से आ जाएँ। हम अपनी पर्सनैलिटी में बिहेवियर्स को चेंज और मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, प ओके। ठीक है। और यहाँ पर एक डूएबल स्टैंडर्ड्स में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगी कि अगर आपकी क्लोज़ फ्रेंड की एंगेजमेंट टूट जाए और वो आपसे कहे उसने मुझे चूज़ नहीं किया इसलिए मैं इनफ नहीं हूँ, तो आप उसे क्या कहेंगी? मैं उससे कहूँगी कि एंगेजमेंट का टूटना ज़ाहिर है एक रिलेशन होता है, आप एक पेनफुल चीज़ से गुज़रते हैं, लेकिन एक पर्सन का डिसीज़न उसकी पूरी वर्थ डिसाइड नहीं करता। मतलब हो सकता है रिलेशनशिप सूटेबल ना रहा हो, या उसके नसीब में ना हो, या दूसरे पर्सन की अपनी भी रीज़न्स हो सकती हैं। ठीक है। देखिए आपने खुद यहाँ पर कहा कि मैं उसको और तरीके से डील करूँगी और यहाँ पर एक और क्वेश्चन कि अगर वो कहे लेकिन मैं तो इमोशनल अवेलेबल थी और मैं बार-बार ये एश्योरेंस लेती थी, तो अब आप उसको क्या कहेंगी? हुँ, मैं उसको कहूँगी कि वो अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफ नहीं है। ठीक है। यानी आप अपने फ्रेंड के बिहेवियर और उसकी आइडेंटिटी को सेपरेट कर सकती हैं, लेकिन आप अपने केस में इतनी रिजिड क्यों हैं? उम, मैं एक मिस्टेक या रिजेक्शन को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेती हूँ शायद। ठीक है। यानी आपको रिजेक्टेड फ़ील हुआ क्योंकि रिजेक्टेड फ़ील करना और ऑब्जेक्टिवली रिजेक्शन के काबिल या इनएडिक्वेट होना सेम चीज़ हैं आपके लिए। नहीं, लेकिन चीज़ें तो सेम नहीं है, लेकिन फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मतलब हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि हम रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है। अरीबा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसको ना हम अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में इमोशनल रीज़निंग कहते हैं। यानी हम कोई भी हमारे सिचुएशन आई तो हम उसको इमोशनली किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने एक सिचुएशन आई तो आपने इमोशनली कहा कि मैं इनएडिक्वेट फ़ील कर रही हूँ, इसलिए मैं इनएडिक्वेट हूँ। यानी आपने जो फ़ील किया, आपने उसको अपने आप पे लेबल दे दिया। यानी फीलिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तो देती है, आपको हर्ट भी करती है, लेकिन फीलिंग्स अपने आप में आपकी वर्थ का ऑब्जेक्टिव नहीं देती या वो आपको ये नहीं कहती कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। आपने ये भी कहा कि अगर एक पर्सन ने मुझे चूज़ नहीं किया तो फ्यूचर में शायद कोई नहीं करेगा। क्या एक पर्सन का डिसीजन तमाम फ्यूचर के लोगों के थॉट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। रिलेशनशिप का एंड पेनफुल एविडेंस है, ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एविडेंस ये नहीं कि आप अपने रिलेशनशिप के काबिल नहीं, कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपकी टोटल वर्थ में कमी है।
बल्कि ये कहता है कि चीज़ें फैक्ट के बेस पे अगर हम देखें तो वो और होती हैं, और अगर हम उनको दूसरी तरीके से देखने लग जाएं तो वो हमें उस तरह ही नज़र आती हैं जैसे हम उसको परसीव करते हैं या उसका मीनिंग निकालते हैं। लेकिन ये बात समझ तो आ रही है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी मुझे वो बात है कि अगर मैं बेटर होती तो सब ठीक होता। यानी उस पार्ट को हम अरीबा, मैं आपकी बिल्कुल बात को समझ रही हूँ। उस पार्ट को हम फोर्सफुली ये नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल स्किप कर दें। हम सिर्फ एक यहाँ पे एक फेयर क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे कि बेटर किस चीज़ में है। अगर आंसर हो कम्युनिकेशन या इमोशनल रेगुलेशन में, तो वो स्पेसिफिक एरिया है जिस पर हम फ्यूचर में काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आंसर हो मुझे हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए था, कोई मुझ में कमी थी, इस वजह से तो मैं रिजेक्ट हुई हूँ, तो क्या ये रियलिस्टिक स्टैंडर्ड है? नहीं, कोई भी इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता कि रिजेक्शन चांस ज़ीरो हो उसका। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका माइंड रिजेक्शन को बचाने के लिए परफेक्शन की कंडीशन लगा रहा हो कि अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट हुई तो ही बिल्कुल सब कुछ ठीक होता, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो तभी ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन रिलेशनशिप में परफेक्शन बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती, मैं आपको अगर समझाऊं। और दूसरे पर्सन के डिसीजन पर कंप्लीट कंट्रोल भी नहीं होता। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बैलेंस थॉट एक डेवलप करें तो पहली लाइन आप किस तरह से कहेंगे? लेकिन दूसरा पर्सन हमें चूज़ भी तो कर सकता है ना। तो यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि समटाइम्स हमें ऐसे लगता है कि हम हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि दूसरा पर्सन ऐसे करेगा, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जैसे सरकमस्टांसेस और फैमिली इश्यूज होते हैं, हमारी अपनी पर्सनल चीज़ें भी कुछ होती हैं जो हमारे डिसीजंस को बहुत इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो हमें हमेशा एक ही लेंस से चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें उन चीज़ों को डिफरेंट लेंस से जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि फैक्ट क्या है और असल में क्या हो रहा है। ठीक है। ठीक है। ये अब अगर मैं थोड़ा बैलेंस थॉट देखूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगेजमेंट का टूटना पेनफुल तो था ही, और इसने मुझे रिजेक्टेड भी फील करवाया है। ठीक है, और बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन, तो अपनी पॉसिबल कंट्रीब्यूशन का बैलेंस तरीके से कैसे आप इंक्लूड करेंगी? ये मैं कह सकती हूँ कि मुझसे रिलेशनशिप में कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, कुछ चीज़ें मैं बेटर हैंडल कर सकती थी। ठीक है, और अगर हम एक रियलिस्टिक रिस्पॉन्स बनाएं तो वो क्या होगा? ये कि रिलेशनशिप का एंड सिर्फ मेरी मतलब वर्थ पे डिपेंड नहीं करता, इसमें दूसरे पर्सन के डिसीजंस, उसकी कंपैटिबिलिटी और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी वर्थ के बारे में? उसके बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि एक पर्सन का मुझे चूज ना करना मेरी पूरी वर्थ डिसाइड नहीं करता शायद। एक्सीलेंट। अरीबा, अगर हम इन सबको मिलाकर आपका एक बैलेंस थॉट बनाएं तो वो ये होगा कि एंगेजमेंट का टूटना मेरे लिए बहुत पेनफुल था और इसने मुझे बहुत रिजेक्टेड भी फील करवाया, नो डाउट। लेकिन रिलेशनशिप का एंड सिर्फ मेरी पर्सनल कमी का प्रूफ नहीं है। इस आउटकम में दूसरे पर्सन के डिसीजंस और सर्कमस्टांसेस भी बहुत रोल प्ले करते हैं। एक पर्सन का मुझे चूज ना करना मेरी ओवरऑल वर्थ को डिसाइड नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी या मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब बस सारा ब्लेम मुझ पर नहीं रखा जा रहा। एग्जैक्टली यही बैलेंस थॉट है, उसका यही मकसद है कि हमें बस अपने आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं ले लेनी होती है, बल्कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फैक्ट की बेस पे देखना होता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं होती तो एंगेजमेंट वो नहीं तोड़ता। आपने ये कहा, तो आप मुझे बताएं अरीबा, ये बैलेंस थॉट आपके लिए कितनी हेल्पफुल है? उम, थोड़ी सी हेल्पफुल है, लाइक अब मुझे थोड़ा सा जो पिछला बिलीव था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, वेरी गुड। और अब आपका इस थॉट पे कितना यकीन है? 70 के करीब। ठीक है, और सैडनेस आपकी पहले 90 थी और अब? 75। ठीक है, और होपलेसनेस आपकी पहले 90 थी, अब कितनी है? वो 70 का है।
ये एक्सीलेंट। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि फीलिंग्स बिल्कुल भी आपकी ज़ीरो नहीं हुई और इनका होना एक्सपेक्टेड भी नहीं है। रिलेशनशिप का लॉस रियल है क्योंकि, लेकिन शेम और होपलेसनेस में रिडक्शन आया, ये सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा कि मैं पहले से अब मेरी फीलिंग्स में चेंज आया है। ठीक है अरीबा, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ शेयर किया। इस वीक आपका सिर्फ एक होमवर्क है कि आपने अपनी थॉट चैलेंज को रिकॉर्ड करना है। आपने 2 कोई भी ऐसी सिचुएशन सेलेक्ट करनी है। ठहरे, इससे पहले मैं आपसे थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमने बैलेंस थॉट बनाई है, वो अब जब भी आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपने उसको रिवाइंड ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि आपकी होपलेसनेस और आपकी जो भी आपको सेल्फ वर्थ से रिलेटेड थॉट्स आती हैं, उसमें कंट्रोल होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ आप ये 1-2 बार सोचेंगी तो आप पहले से बेटर फ़ील करेंगी। विद टाइम जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी का सबब बनेंगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है, इस वीक आपने सिर्फ एक तो आपको छोटा-सा होमवर्क है कि आपने 2 ऐसी सिचुएशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा हो लगा हो कि कोई कंपैरिज़न की बात आई है या कोई रिजेक्शन से रिलेटेड बात आई है। फिर आप क्या लिखेंगे कि सिचुएशन क्या थी, थॉट क्या आया, आपका कितना यकीन था और उसके हक में और उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस है। फिर आपने अपने पास से कोशिश करनी है कि आप उससे रिलेटेड बैलेंस थॉट बना सकें। ठीक है? ठीक है। ठीक है, आज हमने ओवरऑल अपना होमवर्क कंप्लीट किया। हमने ये देखा, हमने आपके ऑटोमेटिक थॉट को सेलेक्ट किया। अगर मैं ओवरऑल समरी बताऊँ आपको, फिर हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी भी थॉट के रिलेटेड और थॉट से अगेंस्ट क्या-क्या फैक्ट देख सकते हैं और फिर हमने एक बैलेंस थॉट डेवलप किया। ठीक है रीबा, आज की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग आपके लिए क्या थी? मेरे लिए मेरे लिए ये लर्निंग थी कि स्टार्ट में मुझे लगा था कि आप कहेंगी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब आपने मेरी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया और फिर पूरा ब्लेम सेपरेट किया तो मुझे ज़्यादा ठीक लगा, मतलब कि ठीक है, मेरी भी गलतियाँ कुछ जगह हो सकती हैं। ठीक है। ऐसा ही है और बिल्कुल हमें अपने यहाँ पे हर चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमने चीज़ों को रियलिस्टिकली देखना होता है। ठीक है, आज हमने ऑटोमेटिक थॉट के लेवल पर काम कर रहे थे रिबा, लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन के बारे में बताऊँ तो हम तब अपना आपका एक डीपर थीम मैंने आज देखा है कि बार बार यही आ रहा था सामने कि अगर मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरी वैल्यू कम हो जाती है। अगले सेशन में हम इसी थीम को थोड़ा सा डीपर एक्सप्लोर करेंगे। हम ये देखेंगे कि आपकी वर्थ दूसरे पर्सन की एक्सेप्टेंस के साथ इतनी स्ट्रांगली क्यों कनेक्ट हो जाती है और इसके नीचे कौन सा ऐसे पर्सनल रूल्स या बिलीफ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कोई भी बिलीफ पहले से एज्यूम नहीं करेंगे बल्कि हम आपकी एग्जाम्पल और आंसर से ग्रेजुअली समझेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। एक्सीलेंट।